नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, आज करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2 दिनों के करंट अफेयर्स को, यानी कि 25 और 26 दिसंबर के करंट अफेयर्स को हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें आप लोग। और जैसा कि मैं हमेशा कहते हैं, अपने साथ जब भी क्लास अटेंड करी, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठना ना भूलें। और जो कुछ भी मैं क्लास के दौरान जो इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीजें जो मैं आपको बताती हूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको भी नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो भी इस क्लास के दौरान डिस्कस किया जाता है। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी जो चीजें चर्चा में है उनके हर डायमेंशन को टच किया जाए, ताकि एग्जाम में आपके किसी भी तरह का कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ दे तो आपके लिए वो चीज नहीं ना रहे और आप पढ़े हुए हो। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उपन्यास ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, अभी हाल फिलहाल में साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई है और बहुत सारे उपन्यासकार और लेखकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें एक उपन्यास है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए जो सम्मानित किया गया है वो किया गया अनुराधा राय को। ठीक है, अनुराधा राय को किया गया, इनके बारे में देखते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में जो साहित्य अकादमी ने पुरस्कार जो विजेता है उनकी घोषणा किया है, जल्दी किया है। और इसमें जो अनुराधा राय है उनकी अंग्रेजी उपन्यास, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए जो दिया गया है वो दिया गया ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया, किसे भाई, अनुराधा राय को दिया गया है। हिंदी की बात करें, देखिए विभिन्न भाषाओं के लिए, टोटल 23 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वैसे लास्ट में सबके बारे में बता देंगे किसको किस भाषा के लिए दिया गया, लेकिन जो पर्टिकुलर पूछता है, जैसे कि इंग्लिश के लिए पूछ देता है, हिंदी के लिए पूछता है, उर्दू के लिए। अगर इंग्लिश में देखा जाए तो अनुराधा राय को मिला है। हिंदी की बात किया जाए, जो वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो कवि समाजशास्त्री बद्री नारायण, ठीक है, उनको दिया गया। उनकी कविता संग्रह है तुमडी के शब्द, ठीक है, तुमडी के शब्द के लिए हिंदी के लिए दिया गया है, क्या नाम है, बद्री नारायण। ठीक है, वही बात करें जो पूर्वी क्षेत्र में शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य क्षेत्र में जो योगदान दिया, जिन्होंने उदय नाथ झा, उनको दिया गया है भाषा सम्मान। ठीक है, उन्हें दिया गया है। वही हम बात करें कि गुजराती भाषा के लिए किसे दिया गया है दोस्तों, तो ये गुलाम मोहम्मद शेख हैं, जिन्होंने एक आत्मकथात्मक निबंध लिखा जिसका नाम है घेरे जतन। घेरे जतन के लिए गुजराती भाषा में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वही हम बात करें तमिल भाषा दोस्तों, तो राजेंद्रन ने अपने उपन्यास काला पानी, ध्यान रखिएगा, काला पानी भी इंपॉर्टेंट है, काला पानी के तमिल भाषा के लिए पुरस्कार दिया किसे दोस्तों, श्री राजेंद्र को। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये संस्कृत कवि है जनार्दन प्रसाद पांडे, उनकी एक पुस्तक है मणि, मणि के लिए उनको पुरस्कृत किया गया है। उर्दू का इंपॉर्टेंट दोस्तों है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनीश असफाक, इनको दिया गया है उर्दू उपन्यास ख्वाब सराब के लिए प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। ठीक है, यहाँ पे असमिया भाषा के लिए भी दिया गया है मनोज कुमार गोस्वामी, इन्होंने लघु कहानियों का संग्रह लिखा है जिसका नाम है भूल सत्य। ठीक है, भूल सत्य के लिए इनको मनोज कुमार गोस्वामिया को दिया गया असमिया भाषा में। ठीक है, अब बाकी भी बात कर लेते हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है अन्य लोगों को। तो माया अनिल खनाडके को दिया गया कोंकणी के लिए, प्रवीर दशरथ बांदेकर मराठी के लिए, ठीक है, श्री मधुरंकर नरेंद्र तेलुगु के लिए, वीना गुप्ता डोगरी के लिए, कमल रंगा राजस्थानी के लिए, केवी नेपाली के लिए, फारूक फयाज कश्मीरी, रेशम यहाँ पे रश्मि चौधरी बोडो, ठीक है, एम थॉमस मैथ्यू मलयालम, फिर मुदान कुडू चिन्ना स्वामी कन्नड़, गायत्री बाला पांडे उड़िया। ठीक है, तो ये अन्य विजेता रहे, अन्य भाषाओं के जो विजेता रहे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की, उनकी ये पूरी लिस्ट थी। अगर हम बात कर ले साहित्य अकादमी के बारे में दोस्तों, तो ये जो एक संगठन है साहित्य अकादमी, जिसका नाम है इंडियाज नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स। ठीक है, ये जितनी भी भारतीय भाषाएं, उन भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए ये एक समर्पित संगठन है। और जो कुछ भी जो भारतीय भाषाएं हैं उस क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको बढ़ावा दिया है, उनको ये साहित्य अकादमी जो है ये क्या करती है, पुरस्कृत करती है ये संगठन। इस संगठन की स्थापना देखिए 12 मार्च 1954 में होता है। ये सब पूछा जाता है दोस्तों कि कब क्या हुआ था। इसमें देखा जाए ये पुरस्कार जो दिया जाता है वो 23 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं 23 भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जो इस क्षेत्र में जो लोग लेखक हो गए, उपन्यासकार
इतिहासकार हो गए और जो कवि हो गए जो अपना योगदान देते हैं उनकी कविता संग्रह को सम्मानित किया जाता है, ठीक है, उनके लेखों को। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है दोस्तों वो है हेमंत गुप्ता। ठीक है, हेमंत गुप्ता जो कि पूर्व न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको नियुक्त किया गया। आइए बात करते हैं। तो अभी केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया है और ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे हेमंत गुप्ता जी को नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, ठीक है, न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, उसका इनको अध्यक्ष चेयरमैन नियुक्त किया। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये जो इनकी जो नियुक्ति हुई है, इनकी नियुक्ति को अनुमोदित किया गया है। जो मंत्रिमंडल की एक नियुक्त समिति थी उसके द्वारा जो है इसको अनुमोदित किया गया। कुछ अंशकालिक जो है सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है इसमें। तो किसमें, जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसमें देखा जाए श्री गणेश चंद्रू को और श्री अनंत विजय पल्ली को, इनको जो है अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम इसके सेंटर के बारे में बात करें दोस्तों, नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की, तो ध्यान रखिएगा ये नई दिल्ली में स्थित है, जो कि नई दिल्ली से पता चल जा रहा। और ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि किस पे कार्यवाही करती है, किसी भी चीज के लिए देखा जाए तो विभाजन पे, ठीक है, मध्यस्थता, मीडिया यहाँ पे और फिर सुलह, इस सब चीजों के क्षेत्र में कार्यवाही करती है। इसकी जो स्थापना की गई थी ये संसद के द्वारा किया गया था वर्ष 2019 में, एक अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ये देखा जाए इसमें 7 सदस्य होते हैं। ये टोटल जो निकाय है ये 7 सदस्य यानी कि टोटल 7 मेंबर्स इसमें होते हैं और इसकी अध्यक्षता जो की जाती है ये इंपॉर्टेंट है, जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं, जो वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश होते हैं या फिर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है इस कोर्ट का, वो इसकी अध्यक्षता कर सकता है। ठीक है, और इसे देखा जाए इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था भी घोषित किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा जो अपॉइंटमेंट हुई है, और साथ ही साथ इस सेंटर के बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट है हमारा कि सितविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, देखिए नियुक्तियां हो गई, जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो गई, किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, कहीं के प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट होते हैं तो वहां का वो कंट्री यानी कि चर्चा में होता है, तो उस कंट्री से पूछा जाता है बहुत सारे प्रश्न, उसकी लोकेशन को लेकर के, उसकी कैपिटल को लेकर के, उसके करेंसी को लेकर के। तो यहाँ पे जो भी देखा जाए ये कंट्री जो चर्चा में है दोस्तों वो है फिजी। ठीक है, फिजी के जो है नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है सितविनी राबुका। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। और ये देखा जाए ये फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं राबुका जी, और इन्होंने देखिए स्थान किसका लिया है, फ्रैंक बैनिमारामा। ठीक है, फ्रैंक बैनिमारामा देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री थे फिजी के, और ये लगभग पिछले 16 साल से वहां के प्रधानमंत्री थे, सत्ता में बरकरार थे। ठीक है, इन्होंने देखा जाए गठबंधन की सरकार बनाई है सितविनी राबुका ने, और इनकी जो पार्टी है पीपुल्स अलायंस, उसमें देखा जाए बीमन प्रसाद के नेतृत्व वाली नेशनल फेडरेशन पार्टी और विलेमे गावोका के नेतृत्व वाली जो सोदेला पार्टी के साथ मिलकर 3 पार्टी गठबंधन सरकार का नेतृत्व ये करेंगे। कौन दोस्तों? सितविनी राबुका। ठीक है, तो यहाँ पे पीपुल्स अलायंस, नेशनल फेडरेशन पार्टी और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कौन सी जो ये पार्टी है नेशनल पार्टी है और नेतृत्व वाली जो सोदेलवा। ठीक है, ये 3 पार्टी हैं, ये तीनों आपस में गठबंधन किया और इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं अब जो नए प्रधानमंत्री हैं फिजी के, सितविनी राबुका। ठीक है, चूंकि हम बात करें फिजी के बारे में तो आइए तो फिजी को देख लेते हैं। तो देखिए ये है फिजी जो कि साउथ पैसिफिक ओशियन में है। ये फिजी कैपिटल देख सकते हैं आप यहाँ पे कोरोसी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और यहाँ की कैपिटल सुवा है। डॉलर की बात किया दोस्तों तो फिजी जो है, फिजी डॉलर यहाँ की करेंसी है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जियोजी कोनरोटे। ठीक है, कोनरोटे यहाँ के जो है राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए जो अगली साल गणतंत्र दिवस होने वाला है, रिपब्लिक डे होने वाला है, उसके जो है मुख्य अतिथि कौन है, किस देश के हैं वो, किस देश से बिलोंग करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि
भारत और किस देश के बीच वीर गार्जियन 2023 अभ्यास आयोजित किया जाएगा? देखिए, वीर गार्जियन अभ्यास 2023 का आयोजन किया जा रहा है भारत और किसके बीच में। जब भी मैं क्वेश्चंस करती हूँ, कोशिश क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आंसर देने की कोशिश क्या करिए। आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं, फ्रांस है, अमेरिका है, मालदीव है, जापान है। दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी है, जापान। ठीक है, जापान और किसके बीच में दोस्तों? तो भारत। ठीक है, जापान और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज होने जा रही है नेक्स्ट ईयर, वीर गार्जियन। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये वीर गार्जियन का आयोजन होने जा रहा है जापान और भारत के बीच में इस अभ्यास का, और ये अगले साल 16 से लेकर के 26 जनवरी 10 दिनों तक ये अभ्यास किया जाएगा 2023 में। ये 10 दिनों का अभ्यास है और इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और जो जापान की वायु सेना है, ठीक है, वायु आत्मरक्षा बल के बीच में ये आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे होगा ये देखिए, जापान में ही इसका आयोजन किया जाएगा वीर गार्जियन का। जापान के एक हवाई अड्डा जिसका नाम है हायाकुरी हवाई अड्डा और इरोमा हवाई अड्डा, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। अगर हम देखें इस अभ्यास को किए जाने का उद्देश्य क्या है, तो दोनों देशों की जो वायुसेना, ध्यान रखिएगा ये वायुसेना अभ्यास है वीर गार्जियन, जो कि भारत और जापान के बीच में आयोजित होने जा रही है। 2023 का जो अभ्यास होने जा रहा है वो जापान में ही हो रहा है, और इस अभ्यास को किए जाने का उद्देश्य जो दोनों देशों की वायुसेना है उनके बीच की जो आपसी संबंध, यानी कि उनके बीच एक आपसी समझ, और साथ ही साथ जो दोनों देशों के रक्षा संबंध है उनको मजबूत करना, यही इस अभ्यास का उद्देश्य है। अगर हम देखें भारत, अभी ये चूंकि वायुसेना अभ्यास है, भारत और जापान के बीच में अन्य अभ्यास भी होते हैं, थल सेना अभ्यास भी होता है, नौसेना अभ्यास भी किए जाते हैं। तो वर्तमान में सेनाओं के बीच में जो अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच, उनका नाम है धर्म गार्जियन। देखिए, ये वीर गार्जियन है, ये वायुसेना अभ्यास है, ठीक है। धर्म गार्जियन जो कि एक सेना के बीच में अभ्यास है। वायुसेना का भी अभ्यास इनके बीच में होता है, जो कि क्या नाम है दोस्तों, सैन्य मैत्री, और नौसेना का अभ्यास होता है जीमैक्स। ठीक है, ये अभ्यास ध्यान रखिएगा, भारत और जापान के बीच में कौन कौन से अभ्यास, धर्म गार्जियन, ठीक है, वायुसेना अभ्यास, सैन्य मैत्री, और अगर हम देखें नौसेना अभ्यास जीमैक्स, और यहाँ पे हमें एक नया अभ्यास देखने को मिलता है वीर गार्जियन। ठीक है, तो ये अभ्यास ध्यान रखिएगा। आप मुझे अब कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, भारत जो है इन 3 देशों के साथ, फ्रांस, अमेरिका, मालदीव, इन 3 देशों के साथ कौन कौन से अभ्यास करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ये ही आज आपका है, 2 क्वेश्चन बस है। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्व बैठक में किस देश को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है? तो देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक आयोग है जिसका नाम है शांति निर्माण आयोग, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो 56वीं पूर्व बैठक हुई है उसमें एक देश को इसका सदस्य चुना गया है। दोस्तों ये देखा जाए ये कौन सा देश है, तो ये भारत का पड़ोसी देश नेपाल है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा की 56वीं बैठक हुई है, इस बैठक में नेपाल को ध्यान रखिएगा शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। इंपॉर्टेंट है, शांति निर्माण आयोग भी ध्यान रखिएगा। और इसकी सदस्यता जो नेपाल ग्रहण करेगा वो पहली बार ग्रहण करने जा रहा है। तो यहाँ पे जो 1 जनवरी 2023 को इसकी सदस्यता ग्रहण करने जा रहा है नेपाल। ठीक है, अगले साल की 1 तारीख यानी 1 जनवरी से ये सदस्य बनेगा। अगर देखा जाए जितने भी जो शांति के क्षेत्र में, विश्व में जो शांति के क्षेत्र में योगदान देने की बात रहा जाए, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, नेपाल को, ठीक है, इसकी सदस्यता मिलने के साथ ही नेपाल जो है विश्व में शांति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान करने वाले देश के रूप में इसको मान्यता मिलेगी। ठीक है, नेपाल के साथ साथ अन्य देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें से देखा जाए बांग्लादेश, इथोपिया, भारत, रवांडा को भी संयुक्त राष्ट्र मिशनों में सैन्य और पुलिस कार्यवाही में योगदानकर्ता के श्रेणी में शामिल किया गया। देखिए यहाँ पे जो है जितने भी जो पुलिस कार्यवाही होती है, जो संयुक्त राष्ट्र के जो मिशन होते हैं, जो सैन्य मिशन होते हैं, जो पुलिस कार्यवाही होती है, उसमें योगदानकर्ता की श्रेणी में नेपाल को शामिल किया गया है, बांग्लादेश, इथोपिया, भारत को भी शामिल किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऊपर से रवांडा जो कि अफ्रीकन कंट्री है। अगर हम बात करें नेपाल की, यहाँ पे नेपाल जो है जो संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन है, उसकी जितनी भी गतिविधियां उस पर हमेशा कई सालों से भाग लेता है, 1958 से उन गतिविधियों में भाग लेता हुआ है। अगर हम बात करें ये जो शांति मिशन है, यहाँ पे जो शांति निर्माण आयोग है संयुक्त राष्ट्र का, इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई थी 2005 में इसको स्थापित किया गया था, और 31 सदस्यीय संस्था है। उद्देश्य क्या है, जितने भी संघर्षरत देश हैं, कहीं पे भी मान लीजिए गृह युद्ध हो गया, कोई देश आपस में लड़ रहा है,
ठीक है। जैसे मान लीजिए यूक्रेन और रशिया का वार हो रहा है तो उनके बीच में शांति को स्थापित करने का प्रयास करती है ये संस्था, ठीक है। 31 सदस्यीय संस्था है, 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये काफी चर्चा में है, तो इस संस्था के बारे में ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया राष्ट्रीय किसान दिवस? तो ये दोस्तों मनाया गया है 23 दिसंबर को मनाया गया, इंपॉर्टेंट है, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हर साल देखा जाए 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है देश में, और इस साल भी 23 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। और ये दिवस जो है किसके उपलक्ष्य में, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है। देखा जाए ये चूंकि 5वें प्रधानमंत्री थे, बहुत कम समय के लिए थे ये प्रधानमंत्री, मात्र देखा जाए तो 170 दिनों के लिए थे। तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 मात्र 170 डेज के लिए क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और ये 5वें देश के प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पहली बार देखा जाए तो 3 अप्रैल यानी कि 1967 से लेकर के 1968, ठीक है। दूसरी बार ये देखा जाए 1970 से लेकर के बहुत कम दिनों के लिए 18 फरवरी 1970 से लेकर के 1 अक्टूबर 1970, ठीक है। तो ये पूरा कार्यकाल ना इनका प्रधानमंत्री के रूप में रहा, ना ही इनका मुख्यमंत्री के रूप में रहा, ठीक है। लेकिन ये एक बार 5वें प्रधानमंत्री मतलब देश के बने, ऊपर से 2 बार ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। और इन्हीं के जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, क्या किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। और देखिए चूंकि उत्तर प्रदेश का जो यहाँ पे लखनऊ का जो हवाई अड्डा है उसको भी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे के नाम से जानते हैं। और 1 दिसंबर यहाँ पे जो इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत की गई थी दोस्तों, वो की गई है 2001 में, जो सरकार ने इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की। इस दिवस का उद्देश्य क्या है कि देश में, देखिए देश में जो कृषि क्षेत्र है और खासकर जो खाद्य चीजें हैं उनमें जो महत्व है किसानों का, तो किसानों के महत्व को बताना, इन किसानों के द्वारा जो आर्थिक क्षेत्र में, देश के आर्थिक क्षेत्र में जो योगदान दिया जाता है उनके योगदान के प्रति लोगों को शिक्षित करना, इस चीज के लिए, या फिर किसानों को जो है, किसानों की जो भूमिका है हमारे जीवन में, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है। तो एक तरीके से जागरूकता गतिविधियों और पहलों का आयोजन किया जाता है, ठीक है, इस देश के माध्यम से, ताकि लोगों को किसान का महत्व पता चले, ठीक है। इन्हीं की वजह से एक तरीके से आज जो देश है इतना आगे है खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में, इन्हीं के योगदान की वजह से, और इसी चीज के लोगों को अवेयर करना ये है इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा शुरू की है? तो एक सुविधा है जिसका नाम है ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा, और ये किस राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है? ये किया गया उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने देखा जाए जो उड़ीसा राज्य के जो 19 शहर हैं उसमें 24/7 पाइपलाइन यानी कि पाइप के माध्यम से जो जल आपूर्ति की व्यवस्था है उसको शुरू किया है। और इस किस परियोजना के तहत दोस्तों? तो वहां पे चलाएगी ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है, माफ करिएगा, ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है, नल से पानी सुविधा के तहत, परियोजना के तहत वहां पे 19 शहरों में 24/7 आवर्स पानी जो है पाइप के माध्यम से दिया जाएगा। इस परियोजना के तहत जो घर है उन घरों में स्थापित जो पानी के नल है उनके माध्यम से 24 घंटे सप्ताह भर जो है पानी की आपूर्ति की जाएगी। ये जो है सबसे पहले अगर बात करें जो वहां का पूरी राज्य है, पूरी जो है जिला उस राज्य का, ये पहला शहर है जहां पे 5T पहल के तहत 100% निवासियों को नल की सुविधा से पेयजल मिला, ठीक है। तो यहाँ पे नल के माध्यम से सभी जो वहां के निवासी हैं जो पूरी शहर के, उन सभी को इस सुविधा के माध्यम से नल से जल की आपूर्ति की गई। और यहाँ 5T, ठीक है, वहां पे देखिए 5T मॉडल वहां पे था। टीम वर्क, ध्यान रखिएगा, 5T यानी कि टीम वर्क हो गया 5T, फिर उसका ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इसी 5T मॉडल के तहत जो है वहां पे ये चीज की गई है। अगर हम देखें यहाँ पे देखिए कुछ योजनाओं के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा वो भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक योजना चलाई गई है सरकार की तरफ से। अगर आपको पता होगा एक मिशन है, कौन सा मिशन? जो जल जीवन मिशन, अगर आपको पता होगा, जल, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए, जल जीवन मिशन, ठीक है,
मिशन। इसकी शुरुआत दोस्तों 15 अगस्त को की गई थी। कब किया गया था? 2019 में, ठीक है, 2019 में किया गया था। और इस मिशन के तहत सरकार की एक योजना है हर घर जल योजना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर घर जल योजना, ठीक है, इसी मिशन के तहत चला रही है सरकार। उद्देश्य क्या है? 2024, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2024 तक जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण जो परिवार हैं, उन ग्रामीण परिवारों में पीने योग्य पानी की सुविधा पहुंचाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण, माफ करिएगा यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, 2024 तक जितने भी ग्रामीण परिवार हैं, उन ग्रामीण परिवारों में पीने योग्य पानी की सुविधा पहुंचाना। और इसी योजना के तहत अगर देखें, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि हर घर जल प्रमाणित राज्य पहला कौन सा है, तो गोवा। ध्यान रखिएगा, अगर गोवा जो है, गोवा भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि हर घर जल प्रमाणित राज्य है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछ दे कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो इस योजना के तहत हर घर जल प्रमाण उसको मिला है, तो ध्यान रखिएगा दादर नगर हवेली दमन एंड द्वीप, ठीक है, दमन एंड द्वीप, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे जिला पूछ दे कि हर घर जल योजना के तहत प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो याद ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर जो है ये भारत का पहला ऐसा जिला है जिसे जो है हर घर जल जिला घोषित किया गया था, ठीक है। राज्य गोवा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली दमन द्वीप, और जिला पूछे तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण कहां शुरू किया गया है? असम, नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नई दिल्ली, ठीक है। देश की राजधानी नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण शुरू किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये 10वां संस्करण है नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का, जो कि 23 दिसंबर को शुरू किया गया है नई दिल्ली में, और वहां का स्टेडियम है जवाहर नेहरू स्टेडियम, वहां पे इसकी शुरुआत की गई है। उद्घाटन जो इसका किया गया केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं नारायण राणे के द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या है? जो भी उत्तर पूर्व की जो समृद्ध संस्कृति है, जो उनका जीवन है, जो उनकी परंपरा है, जो पर्यटन है, उसको बढ़ावा देना, ठीक है, उसको प्रदर्शित करना, यही इस महोत्सव का उद्देश्य है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बनेगी? ठीक है, तो ये पहली मुस्लिम महिला है जो फाइटर पायलट बनने जा रही हैं, ये है सानिया मिर्जा। ध्यान रखिएगा, टेनिस वाली सानिया मिर्जा नहीं है भाई, ये जम्मू कश्मीर की सानिया मिर्जा है, जिनकी स्क्रीन पे आप, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश की है, जम्मू कश्मीर मैंने बोल दिया, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर जिला है वहां की रहने वाली है ये सानिया मिर्जा, और ये भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनेगी, ठीक है। ये भारत की पहली मुस्लिम लड़की है जो फाइटर पायलट, और उत्तर प्रदेश की भी पहली फाइटर पायलट बनेगी, ठीक है। अगर आप कुछ और भी उपलब्धियां देखें कि भारत की पहली महिला जो फाइटर पायलट बनी थी वो कौन थी? भावना कंठ, मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी। इन्हें 2016 में, ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में शामिल किया गया था, ठीक है। वही बात करें अगर कि भारत की पहली पायलट कौन बनी थी दोस्तों, यहाँ पे राफेल लड़ाकू विमान के लिए जो पहली पायलट जो बनी थी दोस्तों, वो बनी थी शिवांगी सिंह, ठीक है। शिवांगी सिंह जो राफेल लड़ाकू विमान है जो भारत और फ्रांस के बीच में एक समझौते के तहत लिया गया राफेल, वहां की उसकी जो पहली महिला पायलट बनी थी वो बनी है शिवांगी सिंह, ठीक है। आते हैं अब अपने लास्ट एमसीक्यू पर, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है? अंतिम पंघाल, साक्षी मलिक, अंशु मलिक, या फिर विनेश फोगोटा? दोस्तों करेक्ट आंसर इज अंतिम पंघला, ठीक है। आइए इनके बारे में देखते हैं। स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, बहुत सारी इनकी उपलब्धियां रही हैं। ये भारतीय महिला पहलवान है, और इनको देखा जाए अंतिम जो है, ये अंतिम पंघला इनका नाम है, और इन्हें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है, ठीक है। इनके साथ साथ कुछ अन्य 5 महिलाओं को, अन्य देशों की महिलाओं को भी नामित किया गया है, जैसे कि जापान की नोनोका ओजाकी, अमेरिका की है एमिट एलोर, स्वीडन की एमा मालग्रेन, और यहाँ पे रोमानिया की एंड्रिएना, इनको शामिल किया गया है। अगर हम इनकी उपलब्धियों की बात करें अंतिम पंघाल की, तो ये 17 साल की उम्र में जो है ये जूनियर रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान थी, ये चीज इंपॉर्टेंट है।
इनके नाम और भी उपलब्धियां हैं। अभी जो इस साल अगस्त में जो विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी, इसमें जो है भारत के लिए भी इन्होंने पहला स्वर्ण पदक जीता था और ऐसा करके इन्होंने इतिहास रचा था। ठीक है, तो अंतिम पंघाल, इनके बारे में ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए बात कर लेते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में दोस्तों, जो कि एक कुश्ती खेल के लिए एक ये अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। ध्यान रखिएगा, इसका कार्य क्या होता है, जो ओलंपिक में कुश्ती होता है उसका संचालन करना, ये इसका कार्य होता है। इसके मुख्यालय देखिए स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है कोर्सियर सूर वेवे, वहां पे इसका मुख्यालय है। और इसके जो अध्यक्ष है नैनाद लालोविक, इसके अध्यक्ष है। देखिए कुछ दिन पहले भी हमने इसके बारे में बात किया था। ठीक है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इसको अन्य नाम से पहले इसको जाना जाता था, जानते फीला। क्या नाम है फीला? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एमेच्योर रेसलिंग, इसका ये पुराना नाम है। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, मुख्यालय याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यालय ज्यादा पूछता है, हेडक्वार्टर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है, भारतीय अभिनेता जिसे हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है, क्या नाम है दोस्तों? शाहरुख खान। ठीक है, शाहरुख खान, जो कि ये अभी ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में इनको शामिल किया गया। वही बात करें, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा, उनके बारे में फिर से आ गया, अंतिम पंघाल। ठीक है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी अगली साल यानी कि 12 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। किस राज्य में दोस्तों? कर्नाटक में करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन जो होगा कर्नाटक में होगा, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जाएगा जनवरी में। वही बात करें 2022 का जो फीफा रैंकिंग जारी किया गया, फीफा विश्व कप रैंकिंग, उसमें जो श्रेष्ठ स्थान मिला है दोस्तों वो मिला है ब्राजील को। ठीक है, अर्जेंटीना जो कि विजेता टीम रही है वो दूसरे, और फ्रांस जो है तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना इस साल का फीफा वर्ल्ड कप जीती है। वही बात करें भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने सफल शोध परियोजनाओं को सम्मानित करने के लिए जो है, जिन्होंने जो विन फ्यूचर प्राइज काउंसिल द्वारा स्थापित विन फ्यूचर प्राइज जीता है, तो इन्होंने देखा जाए एक तरीके से विन फ्यूचर प्राइज जो जीता है वो आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर है जिनका नाम है प्रदीप थलापिक। ठीक है, इन्होंने जो है इस साल ये जीता है कौन सा? विन फ्यूचर प्राइज। ठीक है, आईआईटी मद्रास के ये प्रोफेसर है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी चीजें हम लोगों ने इस दौरान चर्चा किया। कुछ चीजें मैंने बात किया कुछ योजनाओं के बारे में, जिसमें से हम लोग जल जीवन मिशन के बारे में भी ध्यान रखेगा। मिशन परियोजना है, इससे क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, ध्यान से अच्छे से चीजों को पढ़िए। बाकी डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए लिंक से जो है डाउनलोड करिए और अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाने शुरू करिए। जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन भी करिए, जो आप लोगों ने पुराना पढ़ा है उसका भी रिवीजन करते हुए चलिए और नई नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, बाकी इसी तरह से डेली हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।